नमस्कार। चलिए आज राजस्थान के भूगोल में एक बहुत ही खास जगह की सैर करते हैं, पश्चिमी मरुस्थल की। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये विश्लेषण आपकी तैयारी को एक नई धार देने वाला है। तो सबसे पहले इसके आकार को समझते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल है? देखिए, राजस्थान का 61% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ थार का मरुस्थल है। मतलब ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बल्कि राज्य की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले थार से एक जान पहचान करेंगे, फिर देखेंगे कि इसे कैसे बांटा गया है, यहाँ रेत के कौन कौन से रूप मिलते हैं, और कुछ ऐसे खास शब्द जानेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आखिर में यहाँ के जीवन और परीक्षा के लिए सबसे जरूरी तथ्यों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। आइए जानते हैं इस विशाल मरुस्थल की कुछ बुनियादी और बहुत ही दिलचस्प बातें। अच्छा, ये रेगिस्तान आखिर बना कैसे? माना जाता है कि ये करोड़ों साल पहले के टेथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा है। जरा सोच कर देखिए, आज जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत है, वहां कभी एक विशाल समुद्र लहराता था। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरान करने वाली बात, ये इलाका है तो राज्य का 61%, लेकिन यहाँ राजस्थान की 40% आबादी रहती है। इसी वजह से थार को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में गिना जाता है। अब समझते हैं इस विशाल रेगिस्तान के बंटवारे को। और इसे समझने की जो चाबी है ना, वो है वर्षा रेखा, जो इसे अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। तो वो खास नंबर क्या है? वो है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, सिर्फ 25 सेंटीमीटर। यही वो बारिश की लाइन है जो थार रेगिस्तान को दो बड़े हिस्सों में अलग करती है। परीक्षा के लिहाज से ये नंबर याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस 25 सेंटीमीटर की लाइन के दोनों तरफ हमें दो अलग अलग दुनिया देखने को मिलती हैं। जहां 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वो है शुष्क रेतीला मरुस्थल, यानी एकदम टिपिकल रेगिस्तान, रेत के टीलों वाला इलाका। और जहां 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जहां हमें घग्घर और लूनी जैसे बेसन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो रेगिस्तान का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में आती है, रेत के वो विशाल टीले जिन्हें हम बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो एक सवाल जो मन में आता है, क्या ये सारे रेत के टीले एक जैसे ही दिखते हैं? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हवा की चाल और दिशा इनके अलग अलग आकार तय करती है। परीक्षाओं में इन 3 तरह के टीलों से अक्सर सवाल आते हैं। अनुदैर्ध्य, जो हवा के साथ साथ समानांतर बनते हैं, अनुप्रस्थ, जो हवा के समकोण पर यानी सामने बनते हैं, और बरखान, जो आधे चांद के आकार के होते हैं और सबसे ज्यादा अपनी जगह बदलते रहते हैं। लेकिन रुकिए, ये जानना भी जरूरी है कि पूरा रेगिस्तान रेतीला नहीं है। एक ऐसा भी इलाका है जहां रेत के टीले नहीं हैं, बल्कि वो पथरीला है। उसे कहते हैं हमादा। ये आपको जैसलमेर और फलोदी के आसपास देखने को मिलेगा। चलिए, अब एक फटाफट राउंड करते हैं कुछ खास शब्दों का जो सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। पहला है लाठी सीरीज। ये कुछ और नहीं बल्कि पोकरण से मोहनगढ़ तक जमीन के नीचे मीठे पानी की एक बहुत बड़ी पट्टी है। ये मरुस्थल में जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है कुबड़ पट्टी। ये नागौर और अजमेर के बीच का वो इलाका है जहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और फिर आता है जोहड़। ये शेखावाटी इलाके में पानी को बचाने के लिए बनाए गए पारंपरिक कच्चे कुएं हैं, जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण। अब बात करते हैं कि इस मुश्किल माहौल में भी यहाँ के लोग कैसे जीते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। ये कहानी सही में रेत से सोना निकालने जैसी ही है। आप देखिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था ने एक लंबा सफर तय किया है। पहले ये पूरी तरह पशुओं पर निर्भर थी, फिर इंदिरा गांधी नहर ने यहाँ खेती में क्रांति ला दी, और अब तो खनिज और सौर ऊर्जा इसकी पूरी तस्वीर ही बदल रहे हैं। इस टेबल से ये पूरी कहानी और भी साफ हो जाती है। जहां पहले बाजरा और ऊंट ही पहचान थे, वहीं आज पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा इस इलाके को एक नया एनर्जी हब बना रहे हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए, उन खास बातों को एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं जो परीक्षा में बहुत मदद करेंगी।
इस बात पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। 50 सेंटीमीटर वाली लाइन पूरे राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है, जबकि 25 सेंटीमीटर वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल को 2 हिस्सों में यानी शुष्क और अर्धशुष्क में बांटती है। एक और फैक्ट जो सीधा पूछा जाता है, मरुस्थल का सामान्य ढाल ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है और इसी ढाल की वजह से लूनी जैसी नदियां इसी दिशा में बहती हैं। और आखिर में ये शब्द मार्च ऑफ डेजर्ट, इसका मतलब है रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना या फैलना, जो आज एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता का विषय है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। रेगिस्तान का ये फैलाव जिसे मार्च ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, क्या ये बस एक कुदरती प्रक्रिया है या आने वाले कल के लिए एक बड़ा खतरा? इस पर सोचिएगा जरूर।